आज है हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो ये पेपर है। मैंने आपको इसको प्रोवाइड भी किया था, ठीक है ना। और शायद अभी नहीं किया हूँ इसका, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा इसका अलग से वीडियो प्रोवाइड पेपर का। तो आज हम लोग पेपर देखने वाले 347 FAL जो आपका पेपर कोड है, ये आप पूरा इस वीडियो में सोल्यूशन देख पाएंगे। और 70 नंबर का क्या रहेगा, आपका पूरा पूर्णांक रहेगा। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा और इसका पूरा हम इस वीडियो में सोल्यूशन देखेंगे। और जितना हो सकेगा मैं आप सभी के लिए मेहनत करने के रेडी हूँ। अब आपके पास टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम का मतलब है कि टाइम तो अब है ही नहीं, नथिंग। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास सर बहुत ज़्यादा टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यार समझिए कि अब आपके पास केवल 30 दिनों का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि प्री बोर्ड भी एग्ज़ाम है, वाइबा है, सब कुछ है। तो 30 दिनों का टाइम आपके पास बचा हुआ है और इसी 30 दिनों में आपको अच्छा नंबर क्लास 12th में स्कोर करना है। जो आपका बोर्ड परीक्षा है उसमें आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमारे साथ केवल आपको पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। जितना यार मेहनत कर पाओ उतना करो, क्योंकि आपके पास ये लास्ट चांस है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 347 कोड है। 70 नंबर का क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा। सबसे पहले आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, उसको हम लोग हल करेंगे। उसके बाद अति लघुत्तरी लघुत्तरी सारे प्रश्नों को करेंगे एक एक करके। यहाँ पे पहला का प्रश्न है, 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। जो 5 मिलीग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है वो प्रति लीटर होता है। कितना होता है? 5 ppm, 5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, 0.25 म्यू ग्राम प्रति लीटर, या फिर 0.006 मोल मिली प्रति लीटर। तो क्या होता है? तो देखिएगा, एक फार्मूला होता है। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है, कितने लीटर बराबर होता है? ppm में निकालेंगे तो विलेय की मात्रा बटे विलियन की कुल मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलियन की कुल मात्रा इंटू 10⁶ लगा दिए, क्योंकि इसको हम लोग लीटर में बदले हैं ना। तो 5 मिलीग्राम, अब 5 मिलीग्राम इसको किस बदल लेंगे? मिलीग्राम है तो इसको लीटर में बदल लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻³ अब विलियन की कुल कितना लीटर प्रति लीटर? कितना? विलियन की कुल मात्रा कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर यानी 10⁻³ इंटू 10⁻⁶। जब इसको कट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे किस में है? आपका प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में। 10⁻⁻6 और 10⁻⁶ कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 ppm निकल कर आ जाएगा। 5 ppm निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ख वाला प्रश्न है, संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग होती है। यानी कि संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ प्लेटिंग किसकी होती है? कॉपर प्लेटिंग होती है, या टिन प्लेटिंग होती है, या जिंक प्लेटिंग होती है, या फिर निकिल प्लेटिंग होती है। तो संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु किसकी प्लेटिंग की जाती है? तो की जाती है आपकी जिंक की। किसकी की जाती है? जिंक की जाती है। देखिए यहाँ पे, संक्षारण से बचाने हेतु आयरन पर जिंक प्लेटिंग सबसे अधिक टिकाऊ होती है, क्योंकि जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से ऊपर है, जो कि जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, जो कि जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। तो किसकी प्लेटिंग की जाती है? जिंक की प्लेटिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगभग लगा समय होता है। यानी जो प्रथम कोट की अभिक्रिया है, अगर वो 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? T½ लगभग 1.1 गुना, T½ का लगभग 2.2 गुना, T½ का लगभग 3.3 गुना, T½ का लगभग 4.4 गुना। तो कितना लगेगा? मैंने इसी को पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, देखिएगा। सबसे पहले अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल का फार्मूला क्या होता है? T½ बराबर 0.636
693 प्रति के। टी बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण एक बना लेंगे। टी बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला 2.303 बट्टे के लॉग ए अपान ए माइनस एक्स बेस 10। प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रथम कोट की अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगा समय आपको निकालना है। तो टी बराबर 50 तथा x बराबर a/2 मान लिए, ठीक है ना। तो log 50 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.303 बटे के, फिर log a अपान x के स्थान पे a/2 रखेंगे तो a माइनस a/2 log इतना हो जाएगा बेस 10। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसके बटे कुछ नहीं, कितना, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.303 बटे के लॉग ए अपान a/2 बेस 10। टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, 2.303 बटे के लॉग 2 बेस 10। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 का मान कितना होता है, यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे देखिए log 2 का मान, और टी 50 बराबर आ जाएगा 0.693 बटे के। और यहाँ पे टी हाफ बराबर कितना फार्मूला होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटे के, ये भी होता है। अब टी समीकरण एक और समीकरण दो को क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। जब उसको बराबर कर देंगे तो आ जाएगा टी हाफ बराबर 1.1 टी हाफ टी 50 बराबर। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः प्रथम कोट की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय टी हाफ का लगभग 1.1 गुना होता है। कितना होता है, 1.1 गुना होता है, बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, युग्मन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन अभिक्रिया या हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या फिर सीम्ट अभिक्रिया। तो एक प्राथमिक कौन सी कहलाती है, तो यहाँ पे मैंने इसको विस्तार से दिया है। प्राथमिक एमीन R सिंगल बॉन्ड NH2, ये क्या है, एक प्राथमिक एमीन है, का एल्कोहल युक्त क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 के साथ अभिक्रिया करके दुर्गंध पदार्थ आइसोसाइनाइड बनाने की अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया कौन सी है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक एमीन लिया है और प्राथमिक एमीन को एल्कोहली युक्त यानी KOH, ये एल्कोहलिक रहेगा, KOH में क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, और इसे ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप देखिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल या फिर एडेनिन। तो डीएनए में यूरेसिल नामक क्षार नहीं होता, यह आरएनए में पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नामक क्षार नहीं होता, यह किसमें पाया जाता है, यह आरएनए में पाया जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है दूसरा का क, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल CHgOg के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ग्लिसरॉल के मोल अंश की क्या करना है, गणना करना है। कितने नंबर का है आपका, 2 नंबर का है। तो क्या लिखेंगे इसमें, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना आपको करना है। तो क्या लिखेंगे, माना विलयन का भार कितना है, 100 ग्राम है, तब ग्लिसरॉल का भार 25 ग्राम तथा जल का भार 75 ग्राम होगा। ग्लिसरॉल C3H8O3 का अणुभार कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 कितने हैं, 3 है तो 3 का गुणा इंटू
हाइड्रोजन का 1 होता है, यह कितने हैं 8 है तो 8 का गुणा, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, यह कितने अणु हैं 3 है तो 3 का गुणा। तो टोटल कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा 92 आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, बिलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश। तो ग्लिसरॉल का अगर मोल अंश निकालना है तो फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल यानी कि विलेय के मोल बटे विलियन का कुल मोल, यानी कि स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये स्मॉल एन है यह ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या है, और जो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है यह बिलियन के कुल मोलों की संख्या है। तो क्या हो जाएगा, अतः बिलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश आप रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.0612। इसको आप पूरा क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप क्या कर लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे तो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सर कहेंगे ये कैसे है, तो सर ये बटा में है, क्या है ये आपका बटा में है, ये पूरी किस में है, बटा में है, ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न कि CuSO4 विलयन को 2 एम्पीयर की धारा से 450 सेकेंड तक वैद्युत अवघट किया गया कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। और Cu को इन्होंने दे रखा है, उसका कितना दे रखा है 63 दिया है कॉपर का। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कॉपर का अणुभार 63 दिया है। बिलियन में प्रवाहित धारा कितनी दी है, देखिए यहाँ पे बिलियन प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर कितने सेकंड तक 450, यानी कि प्रवाहित में लगा समय 450 सेकंड। प्रश्नानुसार कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा निकालना है, तो W बराबर क्या होता है ZIT होता है। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 0.293 ग्राम, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग वाला है चयनात्मक उत्प्रेरण को उदाहरण द्वारा समझाए, कि चयनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, इसका आपको उदाहरण देना है। चलिए देख लेते हैं, चयनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक द्वारा अभिकारक को विशिष्ट उत्पाद में परिवर्तित करने की क्रिया चयनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, चयनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। और यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना चयनात्मकता व वर्णात्मकता कहलाती है। और इसको अनेक उदाहरण द्वारा यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, 9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए जो Kb का मान दिया है वो 0.52 के ग्राम केल्विन ग्राम मोल इनवर्स यानी प्रति मोल यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है, चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दिया गया है जल के लिए Kb का मान 0.52 के किलोग्राम प्रति मोल, विलेय ग्लूकोज की मात्रा W बराबर कितना दिया है 9 ग्राम दिया है, विलायक जल की मात्रा W बराबर 500 ग्राम दिया है, ग्लूकोज का अणुभार M बराबर 180 दिया है। तब डेल्टा TB बराबर होता है Kb इंटू W इंटू 1000 बटे कितना यहाँ पे M इंटू W। अब इसको आप स्मॉल W रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप स्मॉल M बना लीजिए, ठीक है ना। तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसको आप स्मॉल W बना लीजिए, या आप स्मॉल W 9 ग्राम, ये ऐसे तो 1000। और इसको जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे कितना आ जाएगा, डेल्टा TB का मान 0.052 डिग्री सेल्सियस, चूँकि एक वायुमंडलीय दाब यानी कि 1.013 बार होता है। एक वायुमंडली में एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितने बार 1.013 बार होता है। दाब पर जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः जल में ग्लूकोज मिश्रित करने के बाद विलयन का क्वथनांक TB बराबर 1000 प्लस 0.052 बराबर जोड़ें कितना आ जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो TB बराबर 273 प्लस 1000.052 कितना आ जाएगा 373.052 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कोलराउस
यहाँ पे क्या रहेगा, कोलराउस रहेगा। कोलराउस, राउस के नियम को समझाइए कि कोलराउस का नियम होता क्या है, किसे कहते हैं कोलराउस का नियम। तो कोलराउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसकी, मोलर चालकता मतलब n की पावर m और यहाँ पे nm की पावर अनंत, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत अनुता की मोलर चालकताओं का कुल योग होता है। अर्थात यहाँ पे आपका ये यहाँ पे एक फार्मूला दे सकते हैं जहाँ पे V पॉजिटिव और V माइनस क्या है, धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत अपघट्टों के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायनों तथा ऋणायनों की क्या संख्याएं हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए H++ Cl आयन में धनात्मक कितना होता है, V पॉजिटिव बराबर 1 तथा ऋणात्मक V माइनस बराबर -1, क्योंकि यहाँ धनायन यानी H+ की संख्या 1 व ऋणायन Cl आयन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद यहाँ पे है मिसेल निर्माण की क्रियाविधि समझाइए। आप इसको मत तैयार करिएगा क्योंकि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये पेपर में ऐड कर दिया गया क्योंकि बार बार पिछले साल आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको ऐड करवा दिया था। हालांकि आपके ये पेपर में है ही नहीं, तो आप लोग इसे बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, ठीक है ना। आप लोग इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कोई इशू, अगर कोई इशू है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, आवर्त सारणी के ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के असामान्य व्यवहार के कारण सहित आपको समझाना है। कारण सहित आपको इसको क्या करना है, समझाना है, किसके, आवर्त सारणी के। तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, आवर्त सारणी के ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को यानी कि 6A समूह में सम्मिलित किया गया है। इनके Y कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP4 प्रकार का होता है तथा Y कक्ष यानी संयोजी कक्ष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन परिवार के अधिकतम तत्व अपने अपरूपों में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं, अपने अपरूपों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क यहाँ पे क्या, यहाँ पे पायरोसिल्साइट, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है, एक सेकंड यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, यहाँ देखिए MgO2 यानी कि इसको क्या कहते हैं, पायरोसिल्साइट से पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए और पोटेशियम परमैंगनेट की KNO3 से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, MnO2 यानी कि पायरोल्यूसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को बनाने के लिए पायरोल्यूसाइट को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ संतुलित किया जाता है। इससे गाढ़े हरे रंग का उत्पाद पोटेशियम मैग्नेट यानी K2MnO4 प्राप्त होता है, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 देता है। यहाँ पर देखिए 2MnO2 प्लस 4KH प्लस O2 को जब यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ साथ H2O जल निकलेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट को H2SO4 के साथ जब कराएंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ साथ K2SO4 और MnO2 साथ ही साथ जल निकलेगा। यानी कि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट की KNO2 से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण यहाँ पे देंगे तो आपका ये यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्या प्रश्न है, बेंजीन क्लोराइड से N और N डाइमेथिल फेनिल मेथेन मीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण आप दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रासायनिक समीकरण है, एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। किससे रासायनिक समीकरण है, बेंजीन क्लोराइड से। बेंजीन क्लोराइड का जब हम लोग मेथिल एमीन के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये प्राप्त होता है। फिर इससे हमारा क्या प्राप्त होता है, डाइमेथिल मेथेनीन
प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, तो इसका आप लोग रासायनिक समीकरण दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है अगला, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रश्न बोल रहा है कि टेफ्लॉन, मेलामीन तथा टेरिलीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए 3 नंबर का। यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखना है 3 नंबर, कितना, टेफ्लॉन का। तो यहाँ पे टेफ्लॉन यानी कि PTEF अर्थात पॉलीटेट्रा फ्लूओरोएथिलीन, उच्च दाब पर टेट्रा फ्लूओरोएथिलीन को हाइड्रोजन सल्फेट उत्प्रेरक के साथ गर्म करके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसका यहाँ पे फार्मूला है, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन को जब हम लोग उच्च दाब व ताप तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये इसका फार्मूला है, क्रिया कराते हैं तो टेफ्लॉन प्राप्त होता है, ठीक है ना। और मेलामीन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, इसमें कुछ एक छोटा सा, तो यह मेलामीन और फॉर्मेल्डिहाइड को उच्च ताप व दाब पर गर्म करके संघनन बहुलीकरण द्वारा क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पे मैंने इसका जो संरचना होता है इसको भी यहाँ पे बना दिया है। और टेरिलीन या डेक्रॉन क्या होता है ये भी देखिए, यहाँ पे इसको मैंने एक इक्वेशन के माध्यम से आपको समझाया है। यह एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थैलिक अम्ल का बहुलक है। एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थैलिक अम्ल के निर्माण को जिंक एसीटेट, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड यानी कि Sb2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 420 से 460 केल्विन ताप पर गर्म करने से टेरिलीन प्राप्त होता है, ठीक है। ये समझ आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल टी-हाफ का 10 गुना होता है। टी-हाफ का कितने गुना होता है, 10 गुना होता है। 4 नंबर का आपके पेपर में आएगा, तो यहाँ पे सिद्ध करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि के बराबर क्या होता है, 2.303/t log a/a-x के प्रयोग से a बराबर कितना 100 और x का मान कितना है इन्होंने दिया है। अभिक्रिया की कोट 99.9% यहाँ पे रख देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे T99 बराबर 6.903/k। हम जानते हैं कि टी-हाफ बराबर कितना होता है, फार्मूला टी-हाफ बराबर होता है 0.693/k होता है। अब इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे, तो आ जाएगा T99.9/t-हाफ बराबर, इसको यहाँ से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10 आपका, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। अगला यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, सहसंयोजन यौगिकों में उप संयोजन समावयवता तथा ज्यामिति समावयवता को उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। कितने नंबर का ये आपके 4 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का है आपका, 4 नंबर का ये प्रश्न है। चलिए उप संयोजन समावयवता क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब धनायन एवं ऋणायन दोनों ही क्या होते हैं, संकर होते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला आप रिएक्शन दे दीजिए, C6NH3 का होल 6 Cr यानी क्रोमियम, Cn यानी साइनो है होल 6 तथा COCN का होल 6 CrNH3 का होल 6। ज्यामितीय समावयवता होती क्या है, तो 2 या 2 से अधिक भिन्न यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन समतल में उनके लिगैंड का वितरण भिन्न होता है यानी कि अलग अलग होता है, तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं तथा यह समावयवता ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। लिगैंड के वितरण के आधार पर ज्यामितीय समावयवता 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला आपका होता है समपक्ष रूप होता है और दूसरा आपका क्या होता है, विपक्ष होता है। जब 2 समान लिगैंड एक ही समतल में उपस्थित होते हैं तो समपक्ष रूप तथा विपरीत समतल यानी कि 180 डिग्री में उपस्थित होते हैं तो आपके विपक्ष रूप होते हैं। जैसे संकुल यानी कि CONH3 का होल 3 Cl3, ये आपका क्या होता है, एक आपका उदाहरण है समपक्ष और विपक्ष का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना।
ये आपका समपक्ष है, ये आपका क्या है, विपक्ष है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, उभयदंती नाभिकासी समूह क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए और केसीएन तथा एजीसीएन की हैलोएल्केन से अभिक्रिया का आपको कारण सहित समझाना है। कारण सहित भी क्या आपको समझाना है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि नाभिकरासी समूह होते क्या हैं, किसे कहते हैं। तो ऐसे अणु परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन तागने की प्रवृत्ति रखते हैं, नाभिकरासी समूह कहलाते हैं। जबकि कुछ ऐसे नाभिकरासी समूह जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात आवश्यकता अनुसार किसी एक परमाणु द्वारा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग किया जाता है, उभयदंती नाभिकरासी समूह कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने दिया है, आपका पूरा इक्वेशन ही है, यहाँ पर एस तथा एन दोनों ही नाभिकरासी की तरह व्यवहार करते हैं, अतः यह क्या है, उभयदंती नाभिकरासी है। जब आपको पेपर में ये नहीं याद है तो आप सीधा इसका क्या लिख देंगे, पूरा परिभाषा ही लिख दीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। कुछ रिएक्शन मैंने यहाँ पर भी दे रखा है, अगर आपको और आगे लिखना है तो ये सारे आप लिख सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, छठा का क है, यहाँ पे 5 नंबर का है, ये करिए या फिर ये करिए। फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की प्रतिसक्रियता को स्पष्ट कीजिए और इसके 3 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। चलिए इसके 3 रासायनिक समीकरण का उदाहरण देते हैं और होता क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। फिनॉल की बेंजीन रिंग में OH आयन समूह द्वारा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में विपरीत हो जाते हैं, जिससे अर्थो और पैरा स्थिति में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों का आक्रमण आर्थो तथा पैरा स्थिति पर अधिक प्रभावी होता है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जितना अधिक प्रभावी होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। अब इसका आपको यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन बताया है, एक एक करके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। इसका एक एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl के साथ अभिक्रिया कराने पर आर्थो तथा पैरा क्रिस्टॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। और यहाँ पे एक है, ठीक है ना, क्रिस्टॉल का और फिनॉल का सल्फोनीकरण, ठीक है ना। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो इस टॉपिक को आप अपने पेपर में भी देख के कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या होता है जब। चलिए अगला है, यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिए हैं, देख क्या दिया है यहाँ पे, क्या होता है जब, आप ये करिए या फिर ये कर दीजिए, दोनों में से आपको एक करना है। एथेन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, प्रोपेनोन की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं, प्रोपेनोन को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, फेनिल मेथिन कीटोन को 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं और बेंजेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो क्या होता है जब, तो यहाँ पे है पूरा कि किसके साथ क्या करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा यहाँ पे इसका आंसर ही मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से, आप लोग जितने बच्चे हैं सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, कर लिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत, ठीक है ना, कर लिए ना, बाकी आप कर लीजिएगा यार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या होता है जब, आप ये करिए या फिर ये करिए। तो हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं क्या होता है जब। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाते हैं, सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। चलिए तो यहाँ पे पूरा है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
क्या होता है, अमोनिया डाइक्रोमेट को साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनता है, सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनता है। यहाँ पे इसका रिएक्शन भी है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, जब क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाते हैं तो ये हमारा बनता है। जब सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म कराते हैं तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। यहाँ पे रिएक्शन है। और कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, उसके बाद एक लास्ट वाला प्यारा प्रश्न है, देख लीजिए, बहुत ही छोटे में आपको समझा देंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन बताइए। तो इसको आप कर लीजिएगा खुद से, अथवा में है 5 नंबर। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा एक बैच लॉन्च है, जुनून बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। केवल 199 रुपये में आपको पूरे साल भर हम लोग मतलब पूरा लास्ट 4 ईयर का पेपर सोल्यूशन करवा देंगे। तो अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो जाओ यार, कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा लास्ट ईयर का जितने भी पेपर रहेंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है यार, हम पूरी तैयारी करवा देंगे आपकी एग्ज़ाम की। केवल आप जमकर मेहनत करिए और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग पूरा करवा देंगे। ठीक है ना। चलिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या है इसे देख लेते हैं। कोशिका का नाभिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विशिष्ट अनुवांशिक गुणों को सदृश करता है, जो अनुवांशिकता कहलाती है। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये प्रोटीन तथा अम्लीय जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। पहला होता है आपका डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा होता है आपका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए। तो यहाँ पे मैंने इस पेपर का पूरा सोल्यूशन करवाया है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं है। और आप इसे तैयार कर लीजिएगा। जितना भी मैं पेपर सेट सॉल्व करा रहा हूँ लगातार, आप इंपॉर्टेंट कहीं से पढ़िए, लेकिन हर एक पेपर सेट जरूर पढ़िए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से सारे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो ऐसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।